तो जय महाकाल सभी भाई को। मुझे विश्वास है आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और बीपीएससी 71 है ना, डे बाई डे क्या हो रही हमारे पास जो है समय जो है वो हर दिन जो है एक नए दिन के साथ क्या होता है, हमारा जो है समय कम होते जा रहा। और चूँकि हमें अपनी तैयारी को बिल्कुल धार देनी है, उस लेवल पे ले जाना है जहाँ पे क्या हो, हमारा जो है सिलेक्शन जो हो सिक्योर हो सके और अपने को कंफर्ट जोन में रखना है। तो ऐसी तैयारी हमारी होनी चाहिए। तो मैंने जैसा कि शॉर्ट्स भी डाल रखा है कि 3000 जो करंट अफेयर्स हैं वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपको मैं, जैसे बायोलॉजी या केमिस्ट्री या जो फिज़िक्स के क्वेश्चन आंसर को मैंने कराया, बिल्कुल उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपको है ना ऑप्शन वाइज है ना देख करके मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। 3000 क्वेश्चंस करने के बाद मुझे नहीं लगता कि फिर कोई ऐसा क्वेश्चंस भी हो, और यदि कुछ ऐसी बात रही, और पहले भी कराया जा चुका है और अभी और भी मैं रिसर्च करूंगा ही इस पर। तो आज जो मैं बात करूंगा फंडामेंटल राइट्स पे, और फंडामेंटल राइट्स का जो भी आर्टिकल जो है हमारा 12 से लेकर के 35 तक, आप सबको मालूम है फंडामेंटल जो राइट है हमारे है ना संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसके भाग 3 में वर्णित है। ये भारत का क्या है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा है हमारा, है ना, भारत का मैग्ना कार्टा है ना। इसके लिए क्या है, हम जो है अपने अधिकार के रक्षा के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है या हायर कोर्ट है ना, हाई कोर्ट में भी हम अपील कर सकते हैं। यानी कि ये क्या है, न्याय उचित है ना। यदि हमारे अधिकार का हनन हो तो हम इसके अगेंस्ट में न्यायालय भी जा सकते हैं। तो आर्टिकल 24 तक हमने देखा था। आज जो मैं बात करूंगा आर्टिकल 25 की। तो एक्चुअल में आर्टिकल 25 क्या है, जो 25 से 28 जो है कहीं ना कहीं बात करता है। आर्टिकल 25 से 28 तो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो उसी को क्रम, एक क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर है हमारा, क्रम के अनुसार में आर्टिकल 25 पे पहले बात की जाए। तो आर्टिकल 25 है कि किसी भी व्यक्ति को है ना, चाहे वो विदेशी भी क्यों न हो, जिस भी धर्म को वो मानता हो ना, तो पूरे अंतःकरण से है ना, कॉन्शंस है ना, कॉन्शस मतलब पूरे अंतःकरण से उसे जो है उस व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का अधिकार है ना। अबाध रूप से उसके आचरण को फॉलो करने का अधिकार है। जिस भी धर्म में यदि कुछ ऐसे आचार विचार शामिल हैं तो उस आचरण को बिल्कुल वो फॉलो कर सकते हैं, उसके प्रचार को कर सकता है, अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। हाँ, जबरन किसी को है ना, अपने धर्मांतरण का जो काम होता है, जबरन वो किसी भी अन्य व्यक्ति को उसका धर्मांतरण नहीं कर सकता है ना। तो कोई भी व्यक्ति जो क्या है बिल्कुल स्वतंत्र है किसी भी धर्म को अपने अंतःकरण से, कॉन्शस माइंड से या कॉन्शस जो है पूरे शुद्ध रूप से अपने धर्म के को माने है ना, उसका प्रचार करे, प्रसार करे, लेकिन जबरन किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको इसलिए मैं बतला रहा हूँ स्पष्टता, ताकि जो ऐसे तो बीपीएससी में ऐसे भी पूछ सकता है ना कि आर्टिकल 25 से 28 जो है ना, आर्टिकल 25 से 28 जो है क्या डिफ़ाइन करता है हमारा जो फंडामेंटल राइट्स में। तो आर्टिकल आप बोलोगे ये धर्म संबंधी है ना, धर्म संबंधी, धर्म को अबाध रूप से मानने का अंतःकरण से है ना। लेकिन अलग अलग जो है आर्टिकल है ना, ये धर्म की बात करता है, लेकिन अलग अलग आर्टिकल में जो कुछ जो भिन्नताएँ हैं, जो डिफरेंसेस हैं है ना। तो आर्टिकल 25 आपने देखा, किसी व्यक्ति को देशी हो या विदेशी हो उसे अपने धर्म को मानने का है ना पूर्ण रूप से क्या है, वो स्वतंत्र है ना। और आर्टिकल 26 क्या है, आर्टिकल 26 क्या है, आर्टिकल 26 बतलाता है अपने धार्मिक जो भी संस्थान है ना, उनका वो क्या करे, उसकी स्थापना करे है ना, उसका पोषण का है ना, या फिर उसका जो भी धन संपत्ति है ना, उसके अर्जन का, उसके मालिकाना हक का उसे क्या है पूरा अधिकार दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 26
कोई अपना धार्मिक संस्थान है, उसके स्थापना का, उसके मैनेजमेंट का, कहीं ना कहीं क्या, उसके मैनेजमेंट का, प्रबंधन का, है ना, मैनेजमेंट का, है ना, उसके जो ही मैनेजमेंट का काम है वो व्यक्ति, वो जो है धर्म जो संगठन है, संस्था है, बिल्कुल कर सकते हैं। क्लियर? आपको बिल्कुल शॉर्ट रूप में समझना है, इस पर ज़्यादा जो क्या है प्रेशराइज नहीं होना है, आपको प्रेशर नहीं लेना है, दबाव में नहीं रहना है। 25 जो है जहाँ मान्यता देता है किसी भी व्यक्ति को अबाध रूप से, है ना, अंतःकरण से धार्मिक आचरण को, है ना, क्योंकि धार्मिक आचरण में क्या होता है, देखो जो हमारे सिख भाई होते हैं वो क्या कृपान कंघा होता है ना, बाल वगैरह कच्छा काड़ा, है ना, तो वो धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो हर का अपना अपना मान्यता है। जैसे मान लो हिंदू है तो कोई तिलक लगा रहा है, पूजा पाठ कर रहा है ना, कोई यदि मुस्लिम है तो वो नमाज अदा कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे जो भी हमारे भाई हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, देसी या विदेशी हो, है ना, तो ये थे। तो उसी तरह प्रबंधन का अधिकार भी है आर्टिकल 26 के तहत कि किसी भी व्यक्ति कोई भी संगठन, है ना, तो अपना जो धार्मिक संस्था है, संगठन है ना, उसको स्थापित कर सकता है, उसके प्रबंधन हेतु कार्य कर सकता है ना। और आर्टिकल 27 क्या है? आर्टिकल 27 है राज्य को जो है ना कर आरोपित किसी भी खास मतलब संगठन, धार्मिक संगठन के लिए, ऐसा नहीं कि कर जो है टैक्स इम्पोज करे और किसी खास संगठन या धार्मिक समुदाय को, है ना, उसको बढ़ावा दे, है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, जो तीर्थ यात्रा कर वगैरह है वो वसूला जाता है ना, तीर्थ यात्रा कर लिया जाते हैं, और वो भी क्या, एक लोक सेवा के रूप में, है ना, लोक सेवा के भाव से लिया जाता है ना, ताकि ऐसे कुछ कार्य जो हैं किए जा सकें, है ना। तो आर्टिकल 27 क्या है कि राज्य जो है ना किसी पे क्या है टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता, है ना, धार्मिक जो संगठन है या जो भी धार्मिक, है ना, और किसी खास समुदाय को अभिवृद्धि के लिए, है ना, किसी खास धर्म को जो है संरक्षण नहीं दे सकता टैक्स लगा करके, है ना, कि वो वृद्धि करे, उसको संगठित करे या उसका एक्सपांसन करे, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। हालांकि हमारे देश में, है ना, जो भी राजनीतिक जो पार्टी है ना, ऐसे पार्टियाँ हैं जिन पे क्या आरोप लगते रहता है ना, गुट बने हुए हैं, है ना, कोई जो है जो सांप्रदायिक जो विवाद होता है, धार्मिक विवाद होता है, कहीं ना कहीं जो है कारण क्या है, यही कारण है। तो हालांकि हमारा संविधान जो है आर्टिकल 27 इस प्रकार की मनाही करता है कि जो है स्टेट जो है कोई भी जो है संस्था कोई भी तो धार्मिक टैक्स नहीं लगा सकते। ठीक है, बस सिंपल सा बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है हमारा आर्टिकल 28 है ना। तो जो ऐसे कुछ संस्थान हैं जहाँ पे देखते होंगे कि जैसे मदरसे हो गए या कुछ ऐसे संस्थान, तो इसमें ना 3 है क्या है कि धार्मिक शिक्षा से होता है ना संबंधित जो है कोई ऐसा संस्था है जो धार्मिक शिक्षा दे या ना दे, तो इसमें क्या होता है ना, इसका 3 कंडीशन है। यदि कोई ऐसा स्कूल है या ऐसा संस्था है जो कि स्टेट के द्वारा क्या है वित्त पोषित है, स्टेट उसको क्या कर रहा है फाइनेंशियल एड मुहैया करा रहा, जो फाइनेंशियल जो ऐड है ना, उसको स्टेट दे रहा, और मान्यता जो है उसको केंद्र के द्वारा मान लो मिला हुआ है ना। तो आपको सिंपल सा ये समझना है कि यदि ऐसे जो संस्थान हैं जहाँ पे स्टेट के अधीन है, स्टेट उसको एडमिनिस्ट्रेशन जो है, तो प्रशासन संबंधी जो मुद्दा है वो स्टेट देख रहा है उसका, या जो वित्तीय सहायता जो है वो भी स्टेट दे रहा, तो ऐसे मामले में क्या होगा, वहाँ पे धार्मिक जो है क्या है वो किसी प्रकार का ना धर्म विशेष को या है ना धार्मिक प्रार्थनाएं उस ढंग से, है ना, किसी धर्म विशेष को की बात नहीं हो सकती वहाँ पे, है ना, या कुछ धार्मिक जो ऐसी एक्टिविटी को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। ठीक है, कोई ऐसी भी संस्थाएं होती हैं जो कि राज्य से तो मान्यता प्राप्त है ना, मान्यता तो प्राप्त है लेकिन आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही है ना। आर्थिक सहायता जो है मान लो जो कि कोई संगठन है या कोई न्यास है, चैरिटी है, उसके थ्रू दी जा रही है वैसा, तो वहाँ पे स्वेच्छा से यदि चाहे तो ऐसी कुछ बातें हो सकती हैं, है ना, जो धर्म से संबंधित हो, है ना। तो ये बात है कि यदि आपको जो है पूरा स्टेट, है ना, मुहैया करा रहा जो आर्थिक सहायता है या जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ऐसे मामले में क्या है आप वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। और मान लो कोई ऐसा पूर्ण रूप से ऐसा स्कूल है
है ना, जो पूरा जो है एक संगठन, एक धार्मिक संस्था या फिर ऐसा चैरिटी जो है एस्टेब्लिश कर रहा और वो धर्म विशेष की बातें कर रहा वहाँ पे, तो वो कर सकता है ना। इसके बाद जो है हमारा आर्टिकल 29 है। आर्टिकल, ये बस छोटी छोटी बातें आप इसलिए याद रखोगे ताकि जो है ना आपके दिमाग में जो है ना चीज़ें जो है जैसे आए आप वहाँ पे आंसर कर सको। फिर आर्टिकल 29 क्या डील करता है हमारा, जो धार्मिक क्या है, जो भाषाई हैं, है ना, भाषाई या जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटी की बात करता है ना, माइनॉरिटीज़ की बात करता है। कैसे माइनॉरिटी, कैसे अल्पसंख्यक, जो धार्मिक रूप से हैं, धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं और भाषाई रूप से, है ना, जिनका अपना क्या है, एक अपना स्क्रिप्ट है, अपना लैंग्वेज है ना, और अपना एक क्या है, धार्मिक विश्वास है। उन्हें क्या करता है, उनके इंटरेस्ट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उनके इंटरेस्ट को, उनके हित की रक्षा की बात करता है, संवर्धन की बात करता है ना। तो उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता है ना। जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं या जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं, है ना, तो ऐसे में होता है क्या कि वो कैसे बनते हैं अल्पसंख्यक। अब मान लो किसी क्षेत्र विशेष में, लेकिन हाँ वो हमारे देश में ही होने चाहिए, है ना, हमारी जो बाउंड्री होनी चाहिए हमारे देश के भीतर ही। तो ऐसा कोई क्षेत्र है जहाँ पे उनकी संख्या कम है ना, उनकी अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है ना, अपना स्क्रिप्ट है, और वो लोग चाहते हैं कि हमें जो है भाषाई अल्पसंख्यक का दर्जा मिले, हमें भाषाई जो है धार्मिक संगठन का दर्जा मिले, तो ऐसा मैंने किया जाता है राष्ट्रपति के थ्रू। ठीक है, तो ये बातें हैं। आर्टिकल 30 जो है आर्टिकल 30 जो है वही अल्पसंख्यकों को क्या करता है, जो अल्पसंख्यक जो समुदाय है उनका अपना जो है ना, जो शिक्षण संस्था वगैरह जो खोल सकते हैं ना, उनको ये सहायता मुहैया कराता है। ऐसे यदि वे चाहें तो अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, अल्पसंख्यक जो समुदाय है ना, और उनका जो प्रशासन करने का अधिकार भी उनके पास दिया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 30 जो अल्पसंख्यक जो समुदाय है, जो वर्ग है, वो क्या अपने लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, उनके प्रशासन संबंधी कार्यों को कर सकता है, ये उनका मौलिक अधिकार में दिया गया है। आर्टिकल 31 पता है आपको, जो है जो फंडामेंटल राइट्स था हमारा प्रॉपर्टी को लेकर के, है ना, अब 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में उसको क्या कर दिया गया, लीगल कर दिया गया, है ना। लीगल करके जो है उसमें अब 3 प्रावधान हैं, 31A, B और C, है ना, जो क्या संबंधित है, वो लीगली क्या कानून जो संपत्ति की बात करता है। उसमें क्या है कि अब किसी व्यक्ति को, है ना, 31 में क्या बोला गया है, 31A में कि 31A क्या एक बोलो, ठीक है, उसमें क्या बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को स्टेट जो है उसके संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता, है ना। लॉ के बिना कानूनी रूप से जो है क्या है कि किसी भी व्यक्ति को जो है स्टेट जो है उसके संपत्ति से वंचित, डिप्राइव्ड नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा में क्या बोला गया है कि यदि ऐसा हो रहा है किसी के साथ, तो उसका जो है क्या है, क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन जो है, जो क्षतिपूर्ति है उसे देना होगा। ठीक है, क्षतिपूर्ति जो है उसे देना होगा। क्लियर। फिर हमारा जो आर्टिकल 31 जो C है, जो 3 में बात क्या कही गई है कि जो भी यदि स्टेट ऐसा चाहे भी करना, है ना, तो क्या है इसके लिए क्या, यदि वो अधिग्रहण करना चाह रहा है किसी मामले में, सार्वजनिक मुद्दा हो, ज़रूरी हो, तो राष्ट्रपति की सहमति लेनी पड़ती है। ठीक है, राष्ट्रपति की सहमति जो है उसे लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है, आर्टिकल 32, है ना। ये क्या बोला गया है, रेमेडीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचार की बात की गई है ना, संवैधानिक उपचार की बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात की गई है ना। इसमें क्या किया गया है कि जो इसे क्या आत्मा और हृदय बोला गया है, जो BR अम्बेडकर हुए, अम्बेडकर ने इसे क्या बोला, आत्मा बोला, है ना। ये संविधान की क्या है, आत्मा है, उसका जो है हार्ट है। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या कहा इसके लिए
कि ये जो है ना, कोई भी यदि किसी व्यक्ति का है ना, यदि जो है फंडामेंटल राइट जो है उसका यदि हनन किया जाए, मौलिक अधिकार का, तो वो जो है इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है और हाई कोर्ट भी। तो इसी आर्टिकल 32 के तहत जो है आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत जो है आप हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल 33 किससे संबंधित है? चूँकि फंडामेंटल राइट्स के रक्षा हेतु क्या है, कुछ जो योगदान होता है हमारे जो सशस्त्र बल हैं, जो अर्धसैनिक बल हैं, जो सेना बल हैं, है ना, उनका भी योगदान होता है उसकी रक्षा में। तो संसद यदि चाहे ना तो इसमें भी क्या होता है कि कानून जो है बना सकता है ना, संसद का कानून वहाँ पे जो होता है लागू होता है। क्योंकि यदि पूर्ण रूप से उन्हें आज़ादी दे दी गई तो ऐसा ना हो कि है ना वो कर्तव्य अपना भूल जाए, है ना, तो संसद का कानून ही वहाँ पे मान्य होता है। ठीक है। और उसी के अगेंस्ट जो है मार्शल लॉ की बात की गई है ना। मार्शल लॉ में क्या होता है, जो सैनिक जो यानी कि सैनिक रूल हो जाता है ना, तो सेना जो है अपने तरफ से क्या हो जाता है वहाँ पे कानून के हिसाब से, अपने कानून के हिसाब से वहाँ पे रन करता है ना। वहाँ पे जो विधानमंडल का जो लॉ जो है नहीं चलेगा। हाँ, ये जो है जब मार्शल लॉ वगैरह होता है ना तो वहाँ पे रिट्स वगैरह भी नहीं लागू होता है ना, रिट्स वगैरह भी लागू नहीं होता है ना। और इससे पहले आपको बता दूं कि आर्टिकल 32 के तहत जो है 5 रिट्स है ना जो दिए गए हैं, हमारा जो याचिका है ना, 5 रिट्स जो है की बात की गई है ना। तो 5 रिट्स कौन कौन से हैं आप बस सिंपल सा समझ लें। 5 जो रिट्स दिए गए हैं, फर्स्ट जो है हमारा क्या है, हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस है ना। हैबियस कॉर्पस की बात करते हैं। ठीक है। फर्स्ट हमारा जो है हैबियस कॉर्पस की बात करते हैं। हैबियस कॉर्पस का मतलब का क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी किसी व्यक्ति को यदि डिटेन किया जा सकता है तो 24 घंटे के भीतर क्या है उस व्यक्ति को जो है जज के सामने लाना है और उसके डिटेंशन का कारण प्रूफ करना है। यदि वो इलीगल सही नहीं है वो कारण, तो उसे रिहा कर दिया जाएगा, है ना, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण हिंदी में बोलते हैं। दूसरा जो हमारा है वो क्या है, मैंडेमस, है ना। मैंडेमस मतलब होता है परमादेश, परमादेश, यानी यदि जो है कोई पब्लिक गवर्नमेंट जो है, पब्लिक जो ऑफिशियल है ना, यदि वो अपने कार्यों को सही से, अपने कर्तव्य को नहीं निभा रहा तो ये परमादेश के तहत जो क्या होता है, ऑर्डर है ना कहीं इट्स ऑर्डर दिया जाता है, ये मेरा आदेश है ना, आप अपने कर्तव्यों का पालन करें। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं परमादेश। तीसरा हमारा होता है सर्टिओरेरी। सर्टिओरेरी मतलब होता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण कहने का मतलब, अब कोई भी मान लो ऐसा जो है एक जो लोअर कोर्ट है या ट्रिब्यूनल जो है अभिकरण जो है ना, इसका मतलब होता है सर्टिओरेरी का मतलब होता है टू बी इन्फॉर्म्ड, है ना, आपको क्या है सूचना होनी चाहिए क्या चीज़ का, आप जो है इलीगली जो है ना डिसीजन नहीं दे सकते, है ना, इलीगली डिसीजन जो है नहीं दे सकते, जुरिडिक्शन के दायरे में ही रहकर आपको क्या करनी है, डिसीजन देने हैं। ठीक है, यानी उत्प्रेषण पे इसका हिंदी में बोला जाता है उत्प्रेषण, यानी आपको लीगली डिसीजन देना है आपने जुरिडिक्शन के दायरे में ही रहकर, है ना, समझ गए, अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं डिसीजन देने हैं। फिर चौथा जो हमारा क्या है, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध करता है ना, प्रोहिबिट करता है, प्रोहिबिशन। ये क्या करता है, टू फॉरबिड, है ना, रोक देना। क्या किसको ये मिटा देता है, हाँ, जो हमारा सर्टेरियो में क्या होता है, मतलब यदि कोई जो है, आप एक चीज़ समझोगे स्पष्ट रूप से क्योंकि स्पष्टता समझ आएगी आपको। सर्टेरियो में क्या होता है उत्प्रेषण में, कि यदि किसी ने गलत दे दिया है ना डिसीजन, अब
अपने जुरिडिक्शन से बाहर या फिर है ना ऐसा कुछ है नहीं उसके, फिर भी अपने से, तो वो क्या ना मिटा दिया जाएगा। उसमें क्या होता है कि मिटा दिया जाएगा उसके डिसीजन को। यदि कोई ऐसा लोअर कोर्ट है और ऐसा जो है ट्रिब्यूनल कोई है, यदि जुरिडिक्शन के दायरे में रह करके इलीगल डिसीजन है तो उसको क्या किया जाता है, क्वैश कर दिया जाता है ना। और प्रोविज़न में क्या होता है, जैसे वहाँ मैंने बोला टू बी इन्फॉर्म, प्रोविज़न में क्या होता है टू फॉरबिड, फॉरबिड मतलब रोक लगा देना है ना, रोक लग जाता है। इसमें क्या होता है कि आप जो है नेचुरल जस्टिस जो होता है ना, नेचर ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट में नहीं जा सकते है ना, नेचर ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट में आप डिसीजन नहीं दे सकते है ना। यानी आपको जो भी डिसीजन देना है क्या एक जो नेचर ऑफ जस्टिस के दायरे में रख कर ही देना है ना, आप अपने बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद होता है कियो वारंटो। कियो वारंटो का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा अधिकारी जो है ना कि अथॉरिटी की चेक करता है, कोई जो ऐसा व्यक्ति है जो कोई ऑफिशियल है जो आपको लगता है कि ये सही नहीं है ना, इसके पास वो अथॉरिटी नहीं है, गलत तरीके से यदि आया हुआ है, इस पोस्ट पे बना हुआ है, तो अधिकार परीक्षा है ना, वो कियो वारंटो RANTO है ना। तो कियो वारंटो के तहत अधिकार परीक्षा के तहत जो है उस पर जो है क्या हो सकता है, मुकदमा चल सकता है ना। तो ये था हमारा 5 रिट्स जो दिया गया है, क्या क्या हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण है ना, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस परमादेश, ठीक है, सीओ टेररी मतलब क्या उत्प्रेषण, प्रोहिबिशन मतलब प्रतिषेध, कियो वारंटो मतलब अधिकार परीक्षा, ठीक है। और इसको ना सामान्यतः आप एक रीडिंग दोगे और चीज़ों को ना समझना एकदम है ना, जब समझोगे ना तब वो क्लियरिटी आएगी आपको है ना। हैबियस कॉर्पस जैसे है ना बंदी प्रत्यक्षीकरण था, किसी भी अपराधी को जो है 24 घंटे के अंदर जो है उसको लाना होगा, क्या वो इलीगली डिटेन किया गया है या लीगली डिटेन किया गया है ना, उसकी गिरफ्तारी कैसे हुई है, लीगली तौर पे या इलीगली ऐसे किसी को उठा लाए हो, ठीक है। मैंडमस क्या है, आदेश देता है ना, कोई अधिकारी ऐसा हो वो कर्तव्यों का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है ना, कोर्ट क्या अपना आदेश जारी करता है, परमादेश, ये मेरा आदेश है, आपको ऐसे करना है, फॉलो करना है। सीओ टेररी क्या था हमारा, उत्प्रेषण क्या था है ना, वो क्या खारिज कर देगा, यदि कोई जो है कोर्ट जो है लोअर कोर्ट ऐसा कोई अभिकरण है जो कुछ ऐसा जस्टिस दे देता है जो उसके जुरिडिक्शन से बाहर की बातें हो है ना, तो उसे वो क्या खारिज कर दिया जा सकता है, वो खारिज कर दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। प्रोविज़न क्या करता है, रोक लगाता है ना, किस पे रोक लगाता है, नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट में आप कोई डिसीजन नहीं दे सकते है ना, नेचुरल जस्टिस के बाउंड्री में ही आपको रख के डिसीजन देना है ना। आप एग्जीक्यूट मैंने क्या होता है, एक्सपेंडिंग नहीं कर सकते, एक्सपेंशन जो है आपका जो अधिकार क्षेत्र है जो दिया गया है, जो अधिकार है ना उसमें रहना है आपको दायरे में है ना, उससे वो क्या करता है, प्रतिषेध लगाता है, प्रोहिबिट करता है। कियो वारंटो है ना, कियो वारंटो क्या था हमारा, अधिकार परीक्षा किसी भी ऑफिशियल की अथॉरिटी की चेक करता है, इज ही और सी इज वैलिड पर्सन और नॉट है ना, ठीक है। इसके बाद है ना 33 हमने देखा मार्शल लॉ वगैरह की बात है ना। फिर 34 में आप ऑलरेडी जानते हो जो मार्शल लॉ जो एक्ट होता है जब लागू हो जाता है तो उसमें क्या होता है, जो अधिकार हैं जो फंडामेंटल राइट्स वो क्या हो जाते हैं, वो हटा दिए जाते हैं है ना, लागू नहीं होता, ठीक है। 35 क्या है, आर्टिकल 35 हमारा, आर्टिकल 35 में कुछ जो विशेष जो आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 16 हुआ है ना, आर्टिकल 35 में क्या है, आर्टिकल 35 में जैसे आर्टिकल 16 है, 32 है, 33 है, 34 है ना, इसमें विशेष अधिकार दिया गया है संसद को, किससे दिया गया है, तो विशेष अधिकार है, ये जो आर्टिकल्स है इसमें संसद को विशेष अधिकार दिया गया है। तो ये जो थे हमारे कुछ जो बचे, और एक सामान्य सा कॉन्सेप्ट दिया है मैंने, बहुत ज़्यादा लेंदी कॉन्सेप्ट भी नहीं रखा है आपके सामने, बिल्कुल एक स्टूडेंट की जो भाषा होनी चाहिए, जो समझ में आनी चाहिए है ना, सामान्यतः चीज़ों को समझो और ऐसे समझ जाओगे सामान्यतः, तो फिर आप जब रीडिंग करोगे चीज़ों को तो आसानी होगी चीज़ों को पकड़ने में भी आपको, ठीक है। तो ये समझ लो कि फंडामेंटल राइट्स का 2-3 मैंने डाला है, तो इसके बाद जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे ना, आसान एक बुक ज़रूर रीडिंग करना, मैं ये नहीं कहूँगा कि बस सुन लो, क्योंकि ना उससे फिर आपका ना एक बुक रीडिंग करने से होता है क्या कि शब्द के भंडार आपके बढ़ेंगे, शब्द भंडार बढ़ेंगे, सेंटेंस को कैसे फॉर्म किया जाता है, सेंटेंस फॉर्मेशन की जो है ना एबिलिटी है ना, स्किल आपके अंदर डेवलप होगी। और यदि आप 1-2 पेज डेली लिखने का प्रैक्टिस करो, चाहे बुक से लिखो या पेपर से लिखो, तो
ऑटोमेटिक जो है ना स्वतः आपके अंदर जो है ना स्किलिंग कैपेसिटी आपकी डेवलप होते जाएगी, बिल्ड होते जाएगी, ठीक है। और आप ना जितना सोच हो ना, सोच को ना बढ़ाओ एकदम, है ना, कैसे चीज़ों को आप जोड़ पाते हो, सांसारिक चीज़ों को, है ना, किताबी चीज़ों को, व्यवहारिक चीज़ों को, है ना, चाहे वो रिश्ते हो, न्याय हो, अन्याय हो, है ना, सामाजिक व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को, ऐतिहासिक, है ना, चीज़ों को, भौगोलिक चीज़ों को जोड़ना सीखो, है ना, चीज़ों को ना एनालाइज करना सीखो, है ना। तब एक आपके पास क्या होगा, बेहतर कॉन्सेप्ट होगा, आप एक के पास बेहतर माइंड होगा, है ना। आप ना लाखों पे पहाड़ी पड़ोगे। होता है ना, बुद्धिस्य बलम तस्य, यानी जो बल जो है, बल से ज़्यादा ताकतवर जो है बुद्धिमान व्यक्ति होता है। एक बलशाली व्यक्ति से ज़्यादा ताकतवर जो होता है क्या होता है, तो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, ठीक है। तो आप तार्किक बने और मेहनत करें, खूब मेहनत करें और स्वस्थ रहें मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, ठीक है। यही मैं कामना करता हूँ, आपकी जीत पक्की हो। तब तक के लिए आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें।